भोपाल, मध्य प्रदेश, 2 दिसंबर 1984। रात के 12 बज रहे हैं। पूरा शहर सो रहा है। माएँ अपने बच्चों के साथ सो रही हैं। दुकानदार अपनी दुकान बंद करके घर जा चुके हैं। मजदूर अपनी चारपाई पर थके हुए लेट गए हैं। सब कुछ शांत है। और फिर बिना किसी अलार्म के, बिना किसी वार्निंग के, एक फैक्ट्री के अंदर से एक जहरीली गैस का बादल बाहर निकलना शुरू होता है। वो बादल धीरे धीरे आगे बढ़ता है, फॉग की तरह, जमीन के पास पास। घर के दरवाजों से अंदर घुस जाता है, खिड़कियों की दरारों से अंदर आता है, सीधा लोगों के फेफड़ों में। लोग नींद से उठते हैं और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है, आंखें जल रही होती हैं। वो सड़क पर भागते हैं और वहां अपने पड़ोसियों को गिरते हुए देखते हैं। सुबह होते होते हजारों लोग मर चुके थे और जिनकी वजह से ये हुआ, वो अपने बहाने तैयार कर रहे थे। ये है भोपाल गैस ट्रेजेडी की कहानी, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर और शायद सबसे बड़ी कॉर्पोरेट कवर अप जो आज भी पूरी तरह सामने नहीं आई। इस रात को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 1960s में। उस वक्त दुनिया में ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था। इंडिया ज्यादा खाना उगाना चाहता था, ज्यादा क्रॉप्स, ज्यादा यील्ड अपनी बढ़ती पॉपुलेशन के लिए, और इसके लिए चाहिए थे पेस्टिसाइड्स, खेत के कीड़े मारने की दवाइयां। एक बड़ी अमेरिकन कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन। उन्होंने सोचा, यार इंडिया में तो बहुत बड़ा मार्केट है। 1969 में उन्होंने भोपाल में एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री लगा दी। प्लान था, इंडियन फार्मर्स को केमिकल्स बेचो और खूब पैसा कमाओ। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान दो। ये फैक्ट्री उन्होंने कहां बनाई? एक सुनसान जगह पर नहीं, एक इंडस्ट्रियल जोन में नहीं। उन्होंने इसे बनाया एक ऐसी जगह पर जहां लोग रहते थे, गरीब लोग, मजदूर लोग, स्लम्स, सीधा फैक्ट्री की दीवार के बाहर। वो जमीन एक्चुअली लाइट कमर्शियल यूज के लिए जोन्ड थी, खतरनाक केमिकल्स के लिए नहीं। लेकिन तब किसने सोचा? फैक्ट्री बनी और लोग वहां रहते रहे। 1980s के शुरुआत में प्रॉब्लम आने लगी। इंडियन फार्मर्स ड्राउट और फ्लड से परेशान थे। उनके पास पैसा नहीं था यूनियन कार्बाइड के पेस्टिसाइड्स खरीदने का। फैक्ट्री सिर्फ 25% कैपेसिटी पर चल रही थी, घाटा हो रहा था। तो यूनियन कार्बाइड ने क्या किया? वही जो कंपनीज करते हैं जब प्रॉफिट गिरता है। कॉस्ट्स कट करो, स्टाफ हटाओ, मेंटेनेंस बंद करो, सेफ्टी सिस्टम्स को चलते रहने दो या टूट जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1982 में उनके अपने इंस्पेक्टर्स ने भोपाल प्लांट का दौरा किया। उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी जिसमें सीरियस सेफ्टी प्रॉब्लम्स की लिस्ट थी। कई बार पहले भी गैस लीक हो चुकी थी, वर्कर्स जख्मी हो चुके थे। रिपोर्ट में सब कुछ था, कुछ नहीं बदला। अब उस केमिकल के बारे में बात करते हैं जो वहां स्टोर की जा रही थी। उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, शॉर्ट में MIC। ये दुनिया के सबसे खतरनाक गैसेस में से एक है। थोड़ी सी भी सांस में आ जाए तो लंग्स की टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाती है, आंखें चली जाती हैं और ज्यादा एक्सपोजर पे मौत। 2014 तक, यानी डिजास्टर के 30 साल बाद, यूनियन कार्बाइड के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स सामने आए जिसमें लिखा था कि भोपाल प्लांट में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी वो अनप्रूवन थी। मतलब वो सेफ्टी सिस्टम्स जो उनकी अमेरिकन और यूरोपियन फैक्ट्रीज में लगाते थे वो भोपाल में नहीं लगाए गए, सिर्फ कॉस्ट बचाने के लिए। एक डेवलपिंग कंट्री, एक गरीब सिटी और इंफीरियर टेक्नोलॉजी, ये सब मिलके एक ऐसी रात बनाने वाले थे जो भोपाल कभी नहीं भूल पाएगा। अब वापस आते हैं उस रात पर, 2 दिसंबर 1984। रात के 11 बज रहे हैं, भोपाल सो रहा है। फैक्ट्री के अंदर एक वर्कर कुछ नोटिस करता है कि स्टोरेज टैंक नंबर E610 में प्रेशर बढ़ रहा है और MIC गैस की थोड़ी सी लीक भी हो रही है। वो अपने सुपरवाइजर को बताता है। सुपरवाइजर कहता है, चाय की ब्रेक के बाद देख लेना। यही वो पल था, यही वो मोमेंट था जब सब कुछ रोक दिया जा सकता था। लेकिन अब मैं आपको वो बात बताता हूं जो इस पूरी ट्रेजेडी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। उस कंट्रोल रूम में जो लोग बैठे थे उन्हें शायद पूरी तरह पता भी नहीं था कि फैक्ट्री का हर एक सेफ्टी सिस्टम या तो टूट चुका था या बंद कर दिया गया था। वेंट स्क्रबर, जो डिवाइस लीकिंग गैस को न्यूट्रलाइज करती थी, 3 हफ्ते पहले बंद कर दी गई थी।
फ्लेयर टावर, जो लीकिंग गैस को हवा में आने से पहले जला देता, 3 महीने से बंद था। रेफ्रिजरेशन यूनिट, जो MIC टैंक्स को ठंडा रखती थी ताकि वो स्टेबल रहें, पैसा बचाने के लिए शट डाउन कर दी गई थी। 6 सेफ्टी सिस्टम्स, 6 के 6 कोई काम का नहीं। उसी वक्त कुछ वर्कर्स पास के पाइप्स को साफ कर रहे थे, पानी से, और यहां प्रॉब्लम शुरू हुई। पानी और MIC, ये दोनों कभी साथ नहीं आने चाहिए। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक वायलेंट केमिकल रिएक्शन होता है, मैसिव हीट, मैसिव प्रेशर। किसी खराब वाल्व की वजह से या मेंटेनेंस की लापरवाही से पानी टैंक E610 में घुस गया। रिएक्शन शुरू हो गई। टैंक के अंदर टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा, प्रेशर बिल्ड होता गया। रात के 1 बजे सेफ्टी वाल्व ने जवाब दे दिया। 40 टन लिक्विड MIC एक ही वक्त में गैस बनी और एक बड़े धमाके के साथ ऊपर की तरफ फूट गई। पूरे शहर में गहरी गुराहट सुनी गई और वो जहरीला बादल हवा में घुल गया। वो बादल दक्षिण की तरफ बढ़ने लगा, सीधा वहां जहां सबसे ज्यादा लोग रहते थे, जहां गरीब बस्तियां थीं, जहां वो फैमिली सो रही थीं जिन्हें खबर भी नहीं थी कि फैक्ट्री में क्या हो रहा है। लोग नींद से उठने लगे, सांस अंदर नहीं जा रही, आंखें जल रही हैं, लगता है कोई अंदर से अंगार रख गया हो। सड़क पर भागो, गैस वहां भी है। लोग गिर रहे हैं, बच्चे माँ बाप के हाथ से छूटे जा रहे हैं भीड़ में। प्रेग्नेंट औरतें अपने बच्चे खो रही हैं भागते भागते। जानवर सड़क पर मर रहे हैं, पेड़ कुछ ही दिनों में पत्ते खो देंगे। 3 दिसंबर 1984 की सुबह भोपाल एक वॉर जोन जैसा दिख रहा था। अब नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि नंबर्स ही वो जगह है जहां कवर अप शुरू होती है। गवर्नमेंट का ऑफिशियल फिगर था 2259 लोग इमीडिएटली मरे। लेकिन जो लोग वहां थे, जो म्युनिसिपल वर्कर्स अपने हाथ से लाशें उठा उठाकर ट्रक्स पर लाद रहे थे मास ग्रेव्स में दफन करने के लिए, उन्होंने खुद बताया कि कम से कम 15,000 लाशें थीं। सर्वाइवर्स ने एस्टिमेट किया कि पहले हफ्ते में ही 8,000 से ज्यादा लोग मर गए, और ये एस्टिमेट उन्होंने इस चीज से लगाया कि शहर में कितने कफन बिके। 5 लाख लोग उस रात गैस के संपर्क में आए, 5 लाख इंसान एक ही रात में, जिन्हें परमानेंट ब्लाइंडनेस मिली, जिनके लंग्स हमेशा के लिए डैमेज हो गए, जिनके कैंसर हुआ, जिनके नर्वस सिस्टम ने काम करना छोड़ दिया। स्टिल बर्थ रेट 300% बढ़ गई, इन्फेंट मोर्टेलिटी 200% बढ़ गई। कम से कम 2 लाख बच्चे उस रात गैस में थे। बच्चे जमीन के ज्यादा पास होते हैं, गैस भी जमीन के पास थी, वो ज्यादा वल्नरेबल थे। और हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को पता भी नहीं था कि MIC पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट क्या होता है, क्योंकि यूनियन कार्बाइड ने बताया ही नहीं था कि एग्जैक्टली कौन सी गैस लीक हुई है। आज 40 साल बाद 1,50,000 से ज्यादा लोग इस ट्रेजेडी के हेल्थ इफेक्ट से जूझ रहे हैं, और जो बच्चे आज पैदा हो रहे हैं, जिनके माँ बाप 1984 में पैदा भी नहीं हुए थे, वो भी बर्थ डिफेक्ट्स के साथ आ रहे हैं, क्योंकि जमीन जहरीली है, पानी जहरीला है, वो फैक्ट्री अभी भी वहां खड़ी है। भोपाल गैस ट्रेजेडी खत्म नहीं हुई, वो आज भी जारी है। गैस अभी पूरी तरह साफ भी नहीं हुई थी कि यूनियन कार्बाइड की PR मशीन चल पड़ी। कंपनी का नया नैरेटिव आया, ये हमारी गलती नहीं है, ये एक डिसग्रंटल्ड वर्कर ने किया। एक नाराज एम्प्लॉय ने जानबूझकर पानी टैंक में डाला। उन्होंने एक नाम भी दिया। कोई क्रेडिबल एविडेंस कभी नहीं मिला। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स ने इस थ्योरी को कंप्लीटली डिसमिस कर दिया, लेकिन यूनियन कार्बाइड सालों तक यही कहती रही। यूनियन कार्बाइड के CEO का नाम था वॉरेन एंडरसन। वो भोपाल आए और एयरपोर्ट पर ब्रीफली अरेस्ट भी हुए। फिर क्या हुआ? क्वाइटली रिलीज कर दिए गए, एक गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में रखा गया और एक प्लेन में बिठाकर इंडिया से बाहर भेज दिया गया। 1991 में भोपाल कोर्ट ने वॉरेन एंडरसन पर मैनस्लॉटर चार्ज लगाया। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि वो आए, वो नहीं आए। 1992 में भोपाल कोर्ट ने उन्हें फ्यूजिटिव फ्रॉम जस्टिस यानी कानून से भागा हुआ मुजरिम डिक्लेयर कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी एक्सट्रेडिशन मांगी, अमेरिका ने कोई एक्शन नहीं लिया। वॉरेन एंडरसन 2014 में फ्लोरिडा में अपने घर में शांति से मर गए, 92 साल की उम्र में। एक भी दिन इंडियन कोर्ट में नहीं गए। अब कॉम्पनसेशन की बात करते हैं। 1989 में यूनियन कार्बाइड ने $470 मिलियन यानी लगभग 3,500 करोड़ रुपए सेटल करने के लिए दिए। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की, लीगल गिल्ट नहीं। $470 मिलियन बड़ा लगता है ना, जब तक आप डिवाइड नहीं करते। जो फैमिलीज हैं जिनके लोग मरे, उन्हें एवरेज मिला $2,200।
जो लोग जख्मी हुए, जिनकी आंखें गईं, जिनके लंग्स डैमेज हुए, उन्हें एवरेज मिला $400, $400, पूरी जिंदगी की बीमारी के लिए, पूरी जिंदगी की तकलीफ के लिए। उसी वक्त अमेरिका में उसी यूनियन कार्बाइड पर एस्बेस्टॉस विक्टिम्स के लिए लॉसूट्स चल रहे थे और वहां लोग लाखों डॉलर्स पा रहे थे। एक ही कंपनी, दो अलग स्टैंडर्ड्स, अमेरिकन्स के लिए अलग, इंडियंस के लिए अलग। 2001 में यूनियन कार्बाइड को डाउ केमिकल ने खरीदा। डाउ ने फैक्ट्री भी ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली, और डाउ ने किया क्या? वही जो यूनियन कार्बाइड करता था, कुछ नहीं। साइट क्लीन नहीं की, क्लीन पानी नहीं दिया, एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन नहीं दिया। 2004 में इंडिया के सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा कि स्टेट गवर्नमेंट भोपाल के रेजिडेंट्स को पीने का साफ पानी दे, क्योंकि ग्राउंड वाटर अभी भी जहरीला था। 2010 में 26 साल बाद 8 फॉर्मर एग्जीक्यूटिव्स को कन्विक्टेड किया गया। सजा क्या मिली? 2 साल की सस्पेंडेड सेंटेंस और एक फाइन, रफली $2000 ईच। $2000 हजारों लोगों की जान लेने के लिए। आज वो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री अभी भी भोपाल में खड़ी है, अबैंडन्ड, रस्ट खा रही है, जंगल ने घेर लिया है उसे। 350 टन से ज्यादा टॉक्सिक वेस्ट अभी भी उस साइट पर और उसके आसपास पड़ा है। जमीन जहरीली है, पानी जहरीला है, और लोग अभी भी वहां रहते हैं क्योंकि उनके पास जाने की जगह नहीं है। भोपाल को कभी कभी केमिकल इंडस्ट्री का हिरोशिमा कहा जाता है, और जैसे हिरोशिमा की तकलीफें जेनरेशंस तक चली, भोपाल की भी चल रही हैं। लेकिन हिरोशिमा के बाद दुनिया ने अकाउंटेबिलिटी देखी। भोपाल के बाद सिर्फ एक फाइन, सिर्फ एक्सक्यूजेस। एक अच्छी चीज जरूर हुई। अमेरिका में भोपाल के बाद 1986 में एक लॉ बना, इमरजेंसी प्लानिंग एंड कम्युनिटी राइट टू नो एक्ट, जिसमें कंपनीज को यह बताना जरूरी था कि उनके फैक्ट्रीज में कौन से खतरनाक केमिकल्स हैं, और आसपास की कम्युनिटी को सूचित करना जरूरी था। एक अच्छा कदम, लेकिन भोपाल के लिए बहुत देर हो चुकी थी। और एक सवाल जो भोपाल हमसे पूछता है वो ये है कि क्या एक कंपनी किसी डेवलपिंग कंट्री में जा सकती है, वहां से कॉर्नर कट कर सकती है जो वो अपने देश में कभी नहीं करती, हजारों लोगों को मार सकती है, एक फाइन भर सकती है और चली जा सकती है? भोपाल के बाद जो हुआ उससे साफ लगता है कि हां, जा सकती है। 2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल के लोग एक नॉर्मल शहर में सो गए थे। वो एक गैस चेंबर में उठे। उन्होंने ये फैक्ट्री अपने पास नहीं लगवाई थी, उन्होंने वो हवा नहीं चुनी थी, और उन्होंने ये नहीं चुना कि अगले 40 साल कोर्ट्स में, सड़कों पर, हॉस्पिटल्स में लड़ लड़ कर इंसाफ मांगेंगे। वो इंसाफ जो अभी तक नहीं मिला। भोपाल के सर्वाइवर्स अभी भी जिंदा है कुछ, और वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको एक सवाल देके जाता हूं, क्या आपको लगता है जो भोपाल में हुआ वो एक एक्सीडेंट था, या ये एक ऐसी कंपनी का नतीजा था जो रिस्क्स जानती थी, कॉस्ट्स कट करती रही, और जिसने ये डिसाइड किया कि इंडियन जिंदगियां उनके प्रॉफिट से सस्ती हैं? कमेंट्स में अपना जवाब जरूर लिखना, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। और अगर आपको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये कहानी पता होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करो। भोपाल के लोगों के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।